नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका। समूह के 57 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। यूके ट्रिपल एससी ने जारी किया है विज्ञापन। अलग अलग विभागों में भरे जाएंगे खाली पड़े पद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होगा। पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का आश्वासन भी इस दौरान दिया गया है। उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका होगा और ऐसे में समूह ग के 57 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूके ट्रिपल एससी ने जारी किया है विज्ञापन। समूह ग के पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। 57 पद इसमें बताए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों में ये जो पद हैं उनको भरने का काम भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी की ओर से ये पदों की संख्या निर्धारित भी की गई है और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी अब कर सकते हैं। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का आश्वासन भी दिया गया है। तो उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका है। समूह के 57 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी इस दौरान जारी किया गया है। तो यूके ट्रिपल एससी ने विज्ञापन जारी किया और ऐसे में समूह गया ने 57 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी भी कर दिया है। यूके ट्रिपल एससी ने विज्ञापन जारी किया। अलग अलग विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने की तैयारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? समूह के पदों पर भर्ती भी निकाली गई है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में रोजगार को अब बड़ा अवसर है सरकार देने जा रही है, जिसमें यूके ट्रिपल एससी के समूह गृह के 57 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन अब जो जारी किया गया है। अब बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा, क्योंकि अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा और आवेदन की अंतिम जो तारीख है वह 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग के आधारिक वेबसाइट पर जो है इसके लिए जो युवा जो है आवेदन करना चाहते हैं उनको उस वेबसाइट पर जो है आवेदन करना होगा और पारदर्शी और मेरिट आधार पर जो है ये चयन प्रक्रिया होगी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो अभ्यर्थियों से इसके लिए अपील भी की गई है विभाग के तौर पर कि अंतिम तिथि से पहले जो है आवेदन किया जाए, क्योंकि जो तिथि है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 57 पदों पर भर्ती होगी। तो जो युवा है, जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि किस तरह समूह है कि भर्ती निकलेगी और उसमें वह आवेदन करेंगे, तो निश्चित तौर पर अब उनके लिए सुनहरा अवसर है। जी, लेकिन योगेश, लंबे समय से यह भी देखा जा रहा था कि आयोग के एग्जाम तो होते थे, लेकिन पेपर लीक की जो बातें थी वो भी सामने आती थी। हालांकि जो पिछली बार पेपर लीक हुआ उसमें सीबीआई की जांच भी लगातार जारी है, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में एक डर भी है, एक भय भी है, क्योंकि लंबे समय से वो तैयारी भी कर रहे हैं। इस बार की किस तरह की पारदर्शिता रहेगी एग्जाम में? देखिए जिस तरह से अभी तक कई मामलों में देखने को मिला कि पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो है युवाओं ने जिस तरह से उसको लेकर आंदोलन किया, और निश्चित तौर पर इससे भय व्याप्त होना लाजमी है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार जो है तमाम प्रक्रियाओं को शामिल कर रही है, इसके अलावा किसी तरह से कोई दिक्कत इस प्रक्रिया में ना आए, किसी प्रकार का पेपर लीक का मामला, क्योंकि मेरिट के आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आवेदन करने के बाद पारदर्शी और मेरिट के आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया होनी है। तो निश्चित तौर पर जो है युवाओं को
पारदर्शिता के आधार पर जो है इसमें जो नौकरी है वो मिलेगी और उसी के लिए आवेदन करना होगा। वो आवेदन करेंगे, उसके बाद जो मेरिट है पारदर्शी, वो मेरिट लगेगी, उसके आधार पर जो है चयन होगा। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार ऐसी कार्रवाई होगी जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। जब मैं यहाँ बनभूलपुरा क्षेत्र में जब हमारे प्रशासन पर, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, मैं आया, मैंने देखा यहाँ पर बबली भाई नहीं होंगे, आज चले गए क्या, कहाँ हैं? इनको मैंने देखा, इनकी आंखें देखी, सच में कलेजा बिल्कुल थरथरा गया इनको देखकर। हमारी पुलिस की कुछ बहनों को देखा मैंने, जवानों को देखा, हमारे अन्य पत्रकार मित्रों को देखा जो वहां गए थे। हमने तय किया कि हम अब इस दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे और दंगा करने वालों के लिए ये हमने कानून बनाया कि सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, अगर दंगे से उसका नुकसान होगा, ये संपत्ति नष्ट होगी तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने सख्त दंगारोधी कानून भी बनाया है। साथ ही हमने राज्य में गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा कानून भी लागू किया है। हम उत्तराखंड की मूल प्रकृति को बनाए और बचाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर हरबटपुर से बाड़ावाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जलालिया से शुरू हुई कार्रवाई में वाइब्रेंट एंजल स्कूल तक कुल 15 अतिक्रमण ढाए गए। बता दें कि मंगलवार से चल रही इस कार्रवाई में अब तक कुल 30 अतिक्रमणों को नेशनल हाईवे विभाग की टीम की ओर से हटाया जा चुका है। इस दौरान कई दुकानदार खुद ही अपने टीन शेड और अतिक्रमण किए हुए ढांचों को तोड़ते हुए नजर आए। आज हमने अंबाड़ी से शुरू किया था और जीवनगढ़ तक हमने वो कर दिया है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनके टीन सेट थोड़ा सा बाहर है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कल सुबह तक हटा देंगे, तो उनको छोड़ करके बाकी हमने सारे हटा दिए। जो बोर्ड अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए और नाले से नाले तक हम सफाई करते हुए आ रहे हैं, पूरा अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे हैं। कितने दिन कितनी कार्रवाई? कल हमने 15 से 16 अतिक्रमण हटाए थे और आज भी लगभग इतने ही हटा दिए हैं हम। और कल भी फिर से आएंगे और कल भी हम कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। तो अतिक्रमण हटाने पर लगातार कार्रवाई जारी भी है और 2 दिन में लगभग 30 अतिक्रमण इस दौरान हटाए भी गए हैं। तो एनएच की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है और खुद टीन शेड भी दुकानदार हटाते हुए नजर आए जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। एनएच 507 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो 2 दिन में लगभग 30 अतिक्रमण इस दौरान हटाए गए हैं। अतिक्रमण किए हुए ढांचे को भी इस दौरान तोड़ने का काम किया गया। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्रवाई भी लगातार जारी है एनएच की ओर से? जी विशाल जी, बता दें कि जो एनएच 507 है, इस पे 3 दिन पहले से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो ये एक दिन हरबटपुर की तरफ से शुरू हुई है और फिर उसके बाद बाड़वाला कालसी की तरफ से शुरू हुई है। तो अभी 2 दिन लगातार चल रही है और आज भी ये विकासनगर बाजार की तरफ जो है अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो क्या इस दौरान कोई विरोध भी नजर आ रहा है क्या इलम? अभी तो कोई इस तरह की समस्या सामने नहीं आ रही है, लेकिन जब मुख्य बाजार की तरफ आएंगे तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी मदद लेनी पड़ेगी, उसमें जरूर विरोध भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन से अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राम उजागर बनाम उत्तराखंड राज्य और
अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले से राज्य के तमाम विभागों के कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनके वेतन से सालों पहले हुए कथित अधिक भुगतान की वसूली की जा रही थी। मामले का मूल विवाद कर्मचारियों के वेतन निर्धारित और उन्हें मिले वित्तीय लाभों से संबंधित था। लेखा परीक्षा दल की आपत्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी ने यह मानते हुए कर्मचारियों से ज्यादा भुगतान की वसूली का आदेश दिया था कि उन्हें वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण अतिरिक्त वेतन इंक्रीमेंट का लाभ मिला है। मामला था कोर्ट के उत्तराखंड वन विकास निगम में कार्यरत और सेवानिवृत्त कुछ स्किलर और समूहों के कर्मचारियों का एक मामला माननीय न्यायालय के सामने आया था। प्रकरण ये था कि ये लोग 1980 से 90 के बीच दैनिक श्रमिक के रूप में सेवारत हुए थे। कुछ लोगों को विनिवेदन का लाभ 1986 में दे दिया था, 90 में मिला था और शेष लोगों को 2002 में विनियमित किया था। बाद में प्रबंध निदेशक ने एक आदेश पारित किया कि इनकी विनियमितीकरण की तिथि 1991 मान ली जाएगी और तृतीय एसीपी का लाभ दे दिया था। फरवरी 2019 में अचानक इनको जो एसीपी का लाभ दिया था उसे वापस ले लिया और इन लोगों से लगभग 10 से 12 लाख की रिकवरी प्रस्तावित कर दी थी। हमने इस मामले को माननीय न्यायालय के सामने उजागर किया था। 12 फरवरी 2025 को इस केस में सफलता मिली थी और ये सारी याचिकाएं स्वीकार हो गई थी और माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप उनको एसीबी का लाभ भी आपको देना होगा और इनसे कोई किसी तरह से आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग उस समय न्यायालय के सामने नहीं आ पाए थे। उन्होंने फिर बाद में याचिकाएं योजित की थी, जिसको 26 नवंबर को एक एकल पीठ ने पुनः उस पर सुनवाई हुई और सारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है पूर्व में दिए निर्णय के आधार पर, और ये कह दिया गया है कि आप इनसे किसी तरह से की वसूली नहीं कर सकते हैं और ना इनका एसीपी आप कम कर। कोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई अन्य गाँव में अवैध खनन से आई दरारों के मामले में जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान एक याचिका में कहा गया कि खनन करने से उनके ग्राम के मकानों में दरारें आ गई हैं और मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से वो घरों में नहीं रह पा रही हैं। शिकायत करने पर सरकार ने उनकी रहने की व्यवस्था दूसरी जगह कर दी है। मामले में कोर्ट ने सरकार को सुझाव भी दिया है कि जिस खनन इकाई की ओर से खनन करने से मकानों में दरार आई हैं, उन्हीं खनन इकाइयों से इसकी भरपाई भी कराई जाए। क्या कुछ मामला था कोर्ट ने किया? सोपस्टोन माइनिंग का मैटर था, जिसमें एक कंप्लेंट एक याचिका में थी कि पिथौरागढ़ में एक गांव में माइनिंग ऑपरेशन की वजह से कुछ घरों में भारी तबाही हो गई थी और घरों में लोग रह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो क्रैक्स की वजह से पूरे डिमोलिश हो चुके हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत उनको दिए हैं। तो कोर्ट का सजेशन ये था कि जब नुकसान माइनर के एक्टिविटीज के कारण हुआ है तो उनके घर की बनाकर भरपाई भी माइनिंग करने वाले व्यक्ति से ही कराई जाए। तो कोर्ट ने इस संबंध में शपथ पत्र मांगा है राज्य सरकार से। देवभूमि उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है, लेकिन साल 2025 में राज्य के कई जिलों में आई आपदा ने प्रदेश की जनता, सरकार के साथ देश भर की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। धराली के ऊपर हिस्से में बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनुमान के मुताबिक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आज भी कई लोगों का शव मलबे में दबे हुए हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई आपदा पर आज भी राजनीति जारी है। बीजेपी सरकार के दर्जाधारी मंत्री अजय कोठियाल के बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो 4 दिसंबर को उत्तरकाशी के धराली जाएंगे और वहां जाकर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार के साथ ही राज्यपाल को सौंपेंगे। आज मैं उत्तराखंड प्रदेश से, हमारे प्रदेश से बाहर हूं, लेकिन परसों 4 तारीख को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास
जो भी वहाँ की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मांग के अनुरूप सरकार वहाँ पर राहत के काम करे, जो लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत पहुँचाए, पुनर्निर्माण के कार्य कैसे होने चाहिए थे उन पर ध्यान दे। ये बहुत गंभीर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि कर्नल अजय कोठियाल ने राहत कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नल कोठियाल के अनुभव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और उनका ये कहना कि मलबे के नीचे करीब 150 लोगों के शव दबे हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालकर सड़क खोद दी गई है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीय अपराध है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुरुआत में ही कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। गणेश गोदियाल का कहना है कि वो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति जानने के बाद रिपोर्ट सरकार और राज्यपाल को सौंपेंगे। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। उनका ये बात कहना कि वहां पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है, एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने बाद भी वहां के हालात खराब हैं। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं, मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहाँ पड़ी हुई है, मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट यूकॉस, मैं यूकॉस वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट करने की वो कर रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है, ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है, 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा। पार्टी नेता कर्नल कोठियाल के बयान और कांग्रेस के आरोपों पर देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में लगे कर्मियों, एनडीआरएफ, सेना कैंप, व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर मिसिंग, मृतक और प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार होता है। अगर कर्नल कोठियाल के पास कोई आंकड़ा है तो सरकार उनसे बात करेगी। मतलब अगर कोठियाल कुछ नहीं बोलते तो धराली में जो हुआ उसे भुला दिया गया था। इसको ये कहना चाहिए, प्रमुख विपक्षी दल है और हमारी ओर से अगर कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लपके भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है और कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। एक विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की भी समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। इधर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सरकार पर सवाल उठाते हुए राज्य में लगातार सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर न कोई ठोस सुझाव देता दिखाई देता है और न ही प्रभावी समाधान। उन्होंने कहा कि हिमालय पर जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, मगर राहत और पुनर्वास में संस्थाएं व सरकार पूरी तरह विफल दिख रही है। आजकल उत्तराखंड में कभी कोई संस्था, कभी कोई इंस्टीट्यूशन, कभी कोई और आपदा पर कभी विशेषज्ञों का सम्मेलन, कभी राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का सम्मेलन, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का सम्मेलन। एकाध दिन अखबारों की सुर्खियों के अलावा मुझे कभी कोई ऐसा
ठोस सुझाव या कुछ उपाय, रोड मैप, आपदा का कैसे निवारण हो और आपदा का कैसे सामना किया जाए और आपदा के बाद का कैसे प्रबंधन किया जाए, उस पर बहुत ज्ञानवर्धन करता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब प्रदेश में आपदा आती है तो सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब मामला शांत हो जाता है तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखने लगता है। आपदा के बाद अधिकारियों ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि जब तक सभी के शव नहीं निकाले जाएंगे तब तक सर्च अभियान खत्म नहीं होगा। उस वक्त हाईटेक मशीनों को मौके पर भेजा गया, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर और थर्मल ड्रोन और विक्टिम डिटेक्शन कैमरे शामिल थे। उस वक्त इन मशीनों के जरिए कितने लोगों के शव बाहर निकाले गए ये तो सरकार ही जाने, लेकिन पार्टी के नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं वो गंभीर है और नीतियों पर भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।